सातवीं सदी की बात है। पंजाब के लोग जब अपने घरों के लिए खुदाई कर रहे थे, तब उनके सामने अचानक से बनी बनाई ईंटें सामने आती हैं। लेकिन उन्होंने उन ईंटों पर ध्यान न देकर अपने घरों के निर्माण में लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि जिन ईंटों का उपयोग वो कर रहे थे, वे ईंटें उन्हें अतीत की एक नई दौर में ले जाएगी, जहाँ हम जैसे ही लोग एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। 1921 में जब पुनः खुदाई की गई, तो जो सामने आया वो भारत की प्राचीन सभ्यता के अवशेष थे। अब तक हमने सिर्फ कहानियों में सुना था कि भारत का इतिहास लाखों वर्षों पुराना है। अब तो यह बात सिद्ध होती नजर आई। लेकिन यह पहली बार था कि हमें इसके सबूत मिल रहे थे। इस खोज ने हमें इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ ला खड़ा कर दिया। शुरुआती बस्तियां जो खोजी गई वो सिंधु नदी के किनारे खोजी गई। इसीलिए इस सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया गया। आज से 4,500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता अपने शिखर पर थी। उस समय बात यह थी कि यह पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी, यानी पहली बार हमारी दुनिया में शहरों का निवास सिंधु घाटी सभ्यता में हो रहा था। इससे पहले लोग छोटे छोटे गांवों में रहते थे। साथ ही वक्त बीतता गया और फिर एक छोटे छोटे कस्बे बनाए गए, और उसके बाद इन लोगों ने व्यवस्थित रूप से एक सुसटीक रणनीति के साथ बड़े बड़े शहरों का निर्माण कर दिया, जिनमें उत्तम पानी की व्यवस्था, सड़कों का रखरखाव, पेड़ पौधे, हर तरह से जल की सुविधा आदि को ध्यान में रखकर अच्छे से नगर निर्माण की योजना बनाई गई। इन शहरों के मकान पकी हुई ईंटों के बने हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में काफ़ी फर्क था। जैसे कि अमीर लोग, लगभग ऐसा माना गया है कि अमीर लोग बड़े बड़े घरों में रहते थे, वहीं गरीब लोग छोटे घरों का उपयोग किया करते थे। यह वहाँ की गरीबता को दर्शाता था। घरों के गंदे पानी को निकालने के लिए व्यवस्थित रूप से नालियाँ बनी हुई थी, और छोटी छोटी नालियाँ बड़े बड़े आगे जाकर नालों में मिलती थी, और वहीं बड़ा नाला शहर के बाहर जाकर नदी से मिलता था। इसी तरह सुव्यवस्थित जल निकासी का व्यवस्थित रूप से निकास इन्होंने बना रखा था। जाहिर से सोचने वाली बात है कि उस समय इन लोगों ने अपने से हजारों साल पहले की दुनिया में अपने आप को अच्छी तरह सुव्यवस्थित ढंग से विकास कर लिया था। साथ ही जल निकासी, उत्तम खेती की तकनीक, साथ ही अच्छी फसलों का चयन और अपनी आजीविका के लिए तत्परता के भाव वहाँ से दिखाई देते हैं। साथ ही इन्होंने अपने जीवन शैली तथा साथ ही अपने माप तोल और आदि सामानों का इन्होंने संग्रह करके बहुत सारे नई नई तकनीकों का आविष्कार कर लिया था। यहाँ जो ईंटें पाई गई हैं, वह पक्की ईंटों का उपयोग किया गया। इससे यह पता चलता है कि वहाँ के लोग अपनी प्रगति दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे थे, तथा साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र सत्तात्मक सभ्यता माना गया। यहाँ से प्राप्त मूर्तियों में आधे से अधिक मूर्तियाँ मूर्ण मूर्ति मिली है, तथा साथ इसमें मात्र समाज को बहुलता दी गई है, तथा माना भी जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि यहाँ पर मात्र देवी को प्रधानता दी गई होगी। और सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य बात यह रही कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का मंदिर का अवशेष कहीं से भी प्राप्त नहीं हुआ। यानी कि मान सकते हैं कि लोग खेतों में जाकर अपने वृक्षों की पूजा किया करते थे, और वो लोग अपने जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, पेड़ पौधे, उनको पूजा के रूप में पूजनीय मानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं को ज़्यादा महत्व देते थे। साथ ही वह पेड़ों एवं सूर्य देवता आदि को अपना जल अर्पण करने की में अपनी आस्था प्रकट करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में माताओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। कहने का मतलब है कि महिला प्रधान समाज
वहाँ पर प्रमुखता से दिखता था तथा हर परिवार अपने और में कुशल था। कई संयुक्त परिवार के चिन्ह मिलते हैं तो कई एकल परिवार के चिन्ह भी देखने को मिलते हैं। वहाँ नदियों को पवित्रता के रूप में जाना जाता था। नदियों के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता पनपी थी तथा साथ ही वहाँ पर जल को अति महत्व दिया गया। साथ ही हम आज भी उसी दौर को भारत में लागू करते हैं। हर घर में आपको तुलसी का पौधा ज़रूर मिल जाएगा दोस्तों। साथ ही जो पुराने ज़माने के लोग पेड़ पौधों एवं जल को तथा सूर्य को अपना देवता के रूप में स्वीकार करते थे, वह परंपरा आज भी भारतवर्ष में देखने को मिलती है। परंतु दोस्तों एक बात तो देखती ही बनती है कि आज जो हम चीज़ फॉलो करते हैं स्वच्छ भारत मिशन को लेकर, वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने पहले ही वो चीज़ डेवलप कर ली थी। हम बात करते हैं तो दोस्तों गोदीवाड़ा नाम सुनते हैं हम धोलावीरा में, तो देखिए दोस्तों वहाँ पे उन्होंने इतनी अच्छी तकनीक बना ली थी। उन्होंने खुद ने बंदरगाह बना लिया था। वो उससे मिस्र के साथ अपना व्यापार कर रहे थे। इतनी अच्छी तकनीक और उन्होंने आराम से सीख ली थी। दोस्तों पतन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में भूकंप या प्राकृतिक आपदा तथा बाहरी आक्रमणों तीनों घटनाओं का सामना देखने को मिलता है। कई सारे इतिहासकारों का मत है कि प्राकृतिक आपदा के कारण ये सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, तो किसी का मानना है दोस्तों कि वहाँ पे अकाल के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विस्थापन हो गया, जिस कारण सिंधु घाटी सभ्यता अपने अंतिम छोर पर आ गई। तो कईयों का मानना है दोस्तों आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता अपने पतन की ओर चल पड़ी थी। लेकिन दोस्तों इसमें मुख्य रूप से एक और जो मार्टिक गुथर हैं वो कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में मलेरिया जैसे रोगों का वाहक यानी मलेरिया जैसी बीमारी के होने के कारण भी उसका पतन हो सकता है। मत कोई भी हो दोस्तों, लेकिन इतनी सुव्यवस्थित सभ्यता देखते ही देखते ओझल हो गई और आज हम इसे इतिहास के सुनहरे अक्षर में पढ़ते हैं। वीडियो कैसा लगा हुआ दोस्तों? अच्छा लगा हो तो सिंधु घाटी सभ्यता की तरह ही आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक छोटा सा लाइक तो बनता ही है दोस्तों। आपके सामने अवश्य मैं आपके सामने अच्छे वीडियो आपको प्रस्तुत करूंगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दोस्तों, तो उसके साथ आप मुझे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।